उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बापूपुरवा थाना के अंतर्गत एक मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला मोहल्ला मुंशीपुरवा पड़ता है। इसी मुंशीपुरवा में मस्जिद के पास मोहम्मद अशरफ अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी शबनम के अलावा एक बेटी नाजनीन तथा बेटा इरफान था। मोहम्मद अशरफ खरीदी बुरादे का व्यापार करता था। इस व्यापार में मेहनत मशक्कत तो थी ही, पर कमाई भी अच्छी थी। इसी कमाई से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मोहम्मद अशरफ के साथ उसकी माँ रईसा खान तथा नासिर भाई भी रहता था। नासिर की शादी गुलशन बानो के साथ हुई थी। शादी के बाद नासिर सऊदी अरब चला गया था। अब वह तभी आता था जब उसे घर की याद सताती थी। अशरफ मेहनत की रोटी खाकर परिवार के साथ खुश रहता था, परंतु उसकी खुशियों में ग्रहण तब लगना शुरू हो गया जब उसकी बेगम शबनम बीमार रहने लगी। फिर बीमारी के दौरान ही सन 2010 में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय नाजनीन की उम्र 10 वर्ष तो इरफान की 9 साल थी। शबनम की मौत के बाद बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी अशरफ की मां रईसा खान पर आ गई। रईसा खान ने इस जिम्मेदारी को खूब निभाया और पाल पोस कर बच्चों को बड़ा किया। रईसा खान अपने पोते पोती को बहुत प्यार करती थी और उनकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करती थी। फ़हीम उर्फ नदीम नाजनीन का दीवाना था। वह उसके पड़ोस में ही रहता था। फ़हीम और नाजनीन हम उम्र थे। दोनों एक ही गली में खेल कूद कर बड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते थे और अक्सर उनका आमना सामना हो जाता था। फ़हीम मन ही मन नाजनीन को चाहने लगा था, पर नाजनीन के मन में उसके प्रति कोई लगाव न था। वह तो पड़ोसी होने के नाते उसे भाईजान कहकर बात करती थी। फ़हीम के 2 अन्य भाई भी थे जो उसी मकान में रहते थे। फ़हीम सिलाई कारीगर था। वह जो कमाता था अपने ऊपर ही खर्च करता था, इसलिए बन संवर कर खूब ठाट बाट से रहता था। फ़हीम अपने प्यार का इजहार नाजनीन से कर पाता उसके पहले ही वह मुंबई कमाने चला गया। मुंबई जाकर भी वह नाजनीन को बुला न सका। उसके मन मस्तिष्क पर नाजनीन ही छाई रही। वह उसे अपने दिल की मलिका बनाने के सपने संजो रहा था, पर सपना तो सपना ही होता है। देश में तालाबंदी घोषित होने के 1 माह पहले ही फ़हीम मुंबई से कानपुर अपने घर वापस आ गया। कमाई करके वह जो पैसे लाया था उसे अपने ऊपर और अपने दोस्तों पर खर्च करता। भाइयों ने इसकी फिजूल खर्ची का विरोध किया तो वह उन पर हावी हो गया। अब वह दोस्त के साथ मौज मस्ती तथा शराब पीने लगा। एक रोज नाजनीन किसी काम से घर से निकली, तभी फ़हीम की नज़र उस पर पड़ी। खूबसूरत नाजनीन को देखकर फ़हीम का मन मचल उठा। 3 साल पहले जब उसने नाजनीन को देखा था तब वह 16 साल की थी, किंतु अब वह 19 साल की उम्र पार कर चुकी थी। अब वह पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। फ़हीम की आंखों में पहले से ही नाजनीन रची बसी थी, सो अब उसे देखते ही उसका मन बेकाबू होने लगा था। अब वह नाजनीन को फंसाने का ताना बाना बुनने लगा था। मौका मिलने पर वह उससे बात करने का प्रयास करता था, लेकिन नाजनीन उसे झिड़क देती थी। तब फ़हीम खिसिया जाता था। आखिर जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसने एक रोज मौका मिलने पर नाजनीन का हाथ पकड़ लिया और बोला, नाजनीन, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी खूबसूरती ने मेरा चैन छीन लिया है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। नाजनीन अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, फ़हीम, तुम ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी जाति बिरादरी की हूँ और इस नाते तुम मेरे भाई जान लगते हो। भाई को बहन से इस तरह की बातें करते शर्म आनी चाहिए। प्यार अंधा होता है नाजनीन, प्यार जाति बिरादरी नहीं देखता। वह बोला, होगा, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और हाँ, आइंदा मेरा रास्ता रोकने या हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझे? नाजनीन ने धमकाया। कुछ देर बाद नाजनीन घर वापस आई तो वह परेशान थी। वह समझ गई कि फ़हीम एक तरफा प्यार में पागल है। उसने यह सोचकर फ़हीम की शिकायत घर वालों से नहीं की। अब्बू जान बेमतलब परेशान होंगे, बात बढ़ेगी, बतंगड़ होगा, फिर लोग उसके चरित्र पर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। इधर नाजनीन की फटकार से फ़हीम समझ गया कि नाजनीन अब ऐसे नहीं मानेगी। उसे अपनी खूबसूरती और जवानी पर इतना घमंड है तो वह उसके घमंड को हर हाल में तोड़ कर रहेगा। वह उसे ऐसा दर्द देगा जिसे वह ता जिंदगी भुला नहीं पाएगी। फ़हीम का एक दोस्त सलीम था। दोनों ही हम उम्र थे, सो दोनों में खूब पड़ती थी। एक रोज दोनों शराब पी रहे थे। उसी समय फ़हीम बोला, यार सलीम, मैं नाजनीन से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वह हाथ नहीं रखने देती। देख फ़हीम, मैं एक बात बताता हूँ कि नाजनीन ऐसी वैसी लड़की नहीं है। उसका पीछा छोड़ दे, कहीं ऐसा न हो कि उसका पंगा तुझे भारी पड़ जाए। सलीम ने फ़हीम को समझाया, अरे छोड़ इन बातों को, मैं भी जिद्दी हूँ। नाजनीन अगर राजी से न मानी तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, फ़हीम ने कहा। इसके बाद फ़हीम फिर से नाजनीन को छेड़ने लगा। फ़हीम ने नाजनीन पर लाख डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ा।
फ़हीम की बढ़ती छेड़छाड़ से नाजनीन को अब डर लगने लगा था। अतः एक रोज उसने फ़हीम की बदतमीजी तथा डोरे डालने की शिकायत दादी रईसा खान तथा अबू अशरफ से कर दी। नाजनीन की बात सुनकर जहाँ रईसा तिलमिला उठी, वहीं अशरफ का भी गुस्सा फूट पड़ा। पहले रईसा ने फ़हीम को खूब खरी खोटी सुनाई, फिर अशरफ ने भी फ़हीम को जमकर लताड़ा तथा बेटी से दूर रहने की नसीहत दी। अशरफ ने फ़हीम की शिकायत उसके भाइयों से भी की थी। उसे समझाने को कहा। उसने साफ कहा कि वह इज्जतदार इंसान है, बेटी से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अशरफ ने उलाहना दिया तो दोनों भाइयों ने फ़हीम को खूब समझाया था तथा नाजनीन से दूर रहने की नसीहत दी। लेकिन फ़हीम पर तो इश्क का भूत सवार था। वह तो एक तरफा प्यार में दीवाना था, सो उसे भाइयों की नसीहत पसंद नहीं आई। एक रोज फ़हीम ने गली के मोड़ पर नाजनीन को रोका और उसका हाथ पकड़ लिया। गुस्साई नाजनीन ने फ़हीम के हाथ पर दांत गड़ाकर अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, बदतमीज, अपनी हरकतों से बाज आ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नाजनीन की बात सुनकर फ़हीम भी गुस्से से बोला, नाजनीन, यही बात है तो मैं भी तुझे बता रहा हूँ, मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर ले और मुझे अपना बना ले, वरना कान खोल कर सुन ले। मेरी मोहब्बत में जो भी बाधा डालेगा उसे मैं मिटा दूंगा, फिर वह तुम्हारा बाप, भाई या कोई और क्यों ना हो। जून 2020 की 3 तारीख को फ़हीम ने पुनः नाजनीन से छेड़छाड़ की। इसकी शिकायत उसने पिता से की। शिकायत सुनकर अशरफ तिलमिला उठा। उसने फ़हीम को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि वह अंतिम बार उसे चेतावनी दे रहा है। इसके बाद उसने हरकत की तो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देगा और जेल भिजवा देगा। फ़हीम पहले से ही उस पर खार खाए बैठा था। अतः अशरफ ने जब उसे जेल भिजवाने की धमकी दी तो उसकी खोपड़ी घूम गई। उसने अपने प्रेम में बाधक बने प्रेमिका के पिता अशरफ को मौत की नींद सुलाने का इरादा पक्का कर लिया। फिर वह अंजाम की तैयारी में जुट गया। उसने तेज धार वाले चापड़ का इंतजाम किया, उसे घर में छिपा कर रख लिया। 8 जून 2020 की रात फ़हीम ने अपनी छत की बाउंड्री से झांक कर देखा तो पता चला कि अशरफ आज रात अकेला ही छत पर सोया है। उचित मौका देखकर फ़हीम चापड़ लेकर आया। फिर रात 2 बजे सीढ़ी लगाकर अशरफ की छत पर पहुंच गया। फ़हीम ने नफरत भरी एक नज़र अशरफ पर डाली, फिर चापड़ से खचाखच 4 बार अशरफ की गर्दन पर किए। उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कट गई और खून की धार बह निकली। अशरफ कुछ क्षण तड़पा, फिर ठंडा हो गया। हत्या करने के बाद सीढ़ी के रास्ते फ़हीम अपनी छत पर आ गया। यहाँ चापड़ पर लगे खून की कुछ बूंदें छत पर टपक गई। नीचे जाकर उसने कपड़े बदले और चापड़ में लगे खून को साफ किया। फिर कपड़ों और चापड़ को धोकर घर में छिपा दिया और कमरे में जाकर सो गया। मोहम्मद फ़हीम से पूछताछ के बाद फ़हीम ने हत्या का जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने 10 जून 2020 को उसे कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जिला कारागार भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।